अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का। तो राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास का जो विचार है वो कहीं ना कहीं 1950 में हमें देखने को मिलता है। अब राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का विचार 1950 के आसपास हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रथम विश्व और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो बहुत सारा जनधन की हानि हुई थी, तो उस सेंस में ये बोला जाने लगा कि भाई राजनीतिक सिद्धांत क्या कर रहा है। क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बिगड़ते हुए दिखाई दिए, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पे आक्रमण करता हुआ दिखाई दिया, तो इस प्रकार की परिस्थिति में कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रश्न चिन्ह राजनीतिक सिद्धांत पे देखने को मिले कि भाई राजनीतिक सिद्धांत जो है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो रही है। तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप से ही राजनीति सिद्धांत पे प्रश्न चिन्ह लगने स्टार्ट हो गए। बोला जाने लगा कि भाई राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, या उस तरीके से चीजों को नहीं बना पा रहा है जिस तरीके से चीजें बननी चाहिए, या इस तरीके से मूल्य क्रिएट नहीं किए जा रहे हैं, या फिर राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं जो समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं या राष्ट्रों की मनोवैज्ञानिक जो समझ है उसको समझने में क्या है, राजनीतिक विज्ञान कहीं ना कहीं असफल है। तो तमाम प्रकार की जो प्रश्न है वो राजनीतिक विज्ञान पे 1950 के दशक में हमें देखने को मिले। यानी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का जो विचार है वो 1950 में आया। क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत पे इस प्रकार के प्रश्न चिन्ह दागे जाने लगे कि राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा है। राजनीतिक सिद्धांत की इन असफलताओं के परिणाम स्वरूप से ही कहीं ना कहीं इस प्रकार के बड़े परिणाम हमें देखने को मिले। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के परिणाम स्वरूप 1950 में यह विवाद देखने को मिलता है। क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास को समझने के लिए हमने इसको दो तरीके से डिवाइड किया है। पहला, राजनीतिक अन्वेषण विज्ञान पर आधारित हो, यानी राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में कुछ विचारक इस प्रकार की बात करते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में जो भी अन्वेषण किए जा रहे हैं, जो भी शोध किए जा रहे हैं, या जिस तरीके से भी चीजों का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, वो समाधान के तरीके वैज्ञानिक होने चाहिए। तो इस प्रकार की बात करते हुए कुछ वैज्ञानिक बोले गए। उनका मानना है, या इस प्रकार के जो विचारक जो बात करते हैं उनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक हो रही है कि ये दार्शनिक तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं और वैज्ञानिक तरीके से इनका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए राजनीतिक सिद्धांत की असफलता हमें दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम स्वरूप हमें प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में हमें जिसका परिणाम देखने को मिला। तो कुल मिला के उनका मानना नॉर्मली यह है कि भाई जो परंपरागत जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसको त्यागना जरूरी है, क्योंकि वो दार्शनिक दृष्टिकोण राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में क्या नहीं कर पा रहा है, वैज्ञानिक व्याख्या नहीं कर पा रहा है। वैज्ञानिक व्याख्या का मतलब वही है कि मैंने पहले भी जैसे बताया है कि वैज्ञानिक व्याख्या एक क्रमबद्धता के हिसाब से आती है, और क्रमबद्धता चीजों को की सत्यता की प्रमाणिकता देता है। जब हम चीजों को सीक्वेंसली करते हैं तो निष्कर्ष हमेशा एक जैसे होते हैं, जिनके समाधान नॉर्मली ढूंढने बड़े आसान हो जाते हैं। तो इसी सेंस में ये बोलते हैं कि वैज्ञानिकपन नहीं है, इसलिए इस प्रकार की समस्या पैदा हो रही है, जिसमें हम जिक्र करेंगे कहीं ना कहीं डेविड स्टर्न का, अल्फ्रेड कोबिन का और तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अनुसार। यानी कहने का मतलब ये है कि तार्किक प्रत्यक्षवादी कुछ दार्शनिक हैं, उन्होंने भी इस प्रकार की सोच को आगे बढ़ाया है कि राजनीतिक सिद्धांत में जो राजनीतिक सिद्धांत का अन्वेषण का जो तरीका है वो वैज्ञानिक नहीं है। दूसरा जो विचार है वो राजनीतिक अन्वेषण में मूल्यों को परे रखने वाली बात की जा रही है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि राजनीतिक अन्वेषण में मूल्यों को बनाए रखना जरूरी है। यानी एक तरफ तो हमने कैटेगराइज किया है कि भाई राजनीतिक अन्वेषण में विज्ञान पर आधारित होना चाहिए। कुछ विचारक बोलते हैं कि विज्ञान नहीं है, या इसकी जो अन्वेषण की प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही है। जब इस प्रकार का विचार आने लगा, यानी इस प्रकार की बातें जब इनके द्वारा बोली गई, स्टर्न के द्वारा बोली गई, अल्फ्रेड कोबिन के द्वारा बोली गई और तार्किक प्रत्यक्षवादियों के अनुसार जब इस प्रकार की बातें बोली गई कि वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण होना चाहिए, तो फिर जो मूल्यों के समर्थक विचारक थे वो भी क्या हो गए, उनके भी सुर तेज होने लगे। उन्होंने बोला कि नहीं, मूल्यों को हम परे कैसे रख सकते हैं। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के संदर्भ में ये दो द्वंद्व हमें देखने को मिलते हैं। कुछ विचारक इस तरीके की बात करते हैं कि भाई वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण होना चाहिए, मूल्यों को पूरी तरीके से अनदेखा करने की बात करते हैं। कुछ बोलते हैं कि इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर के साथ या ह्यूमन सोसाइटी के लिए हम चीजें बना रहे हैं, और ह्यूमन सोसाइटी में अगर मूल्य नहीं होंगे तो फिर हम रोबोट पे थोड़ी ना उन चीजों को लागू करेंगे। यानी इंसान पे हम इन चीजों को लागू कर रहे हैं, तो इंसान में मूल्य की प्रधानता होनी चाहिए, और मूल्य की प्रधानता नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा वो रिजल्ट क्या होगा, मानवता के लिए नहीं होगा, या मानवीय व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं होगा। तो इस तरीके से ये मूल्यों का समर्थन करने की बात करते हैं। इसमें हम जिक्र करेंगे मुख्यतः डाटे जर्मेनो का, हर्बर्ट मार्क्यूजी का,
सिमोर मार्टिन लिप्सेर का और लियो स्ट्रॉस का। तो इसमें कहीं ना कहीं डाटे जर्मेनो, हर्बर्ट मार्क्यूजे, सिमोर मार्टिन लिप्सेर और लियो स्ट्रॉस, ये विचारक हैं। ये कहीं ना कहीं मूल्यों के हिसाब से या मूल्यों के अन्वेषण को जोड़ने की वकालत करते हैं राजनीतिक सिद्धांत पे। यहाँ पे राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक और मूल्यों को जोड़ने के संदर्भ में बात की जा रही है। अब है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेविड स्टन की। तो डेविड स्टन ने अपनी एक प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। तो इस पुस्तक में इन्होंने बोला कि राजनीतिक सिद्धांत कोरे चिंतन मनन पर आधारित है, जिसमें कहीं ना कहीं वैज्ञानिक पुख्ता का जो अभाव है वो देखने को मिलता है। और उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई राजनीतिक सिद्धांत की जो तर्क प्रणाली है वो उतनी पावरफुल हमें दिखाई नहीं देती। तो ये बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को अपनी इस दार्शनिक परंपरा से त्याग कर लेना चाहिए और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक परंपरा को अपना लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये बोलते हैं कि भाई पॉलिटिकल सिस्टम इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में ये कहते हैं कि भाई राजनीतिक सिद्धांत कोरे चिंतन मनन पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार देने के लिए चिरसम्मत ग्रंथों और राजनीतिक विचारों के इतिहास की परंपरा से इसे मुक्त करना जरूरी है। ये बोलते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की परंपरागत जो ग्रंथ हैं उनसे इसको क्या करना होगा, मुक्त करना होगा। यानी जो परंपरागत जो दार्शनिक आधार पे जो चीजें लिखी गई हैं उन दार्शनिक आधार पे लिखी गई चीजों को हमें त्यागना होगा। कहने का मतलब यह है कि ये बोलता है कि भाई एक तरफ तो डेविड स्टन क्या बोल रहा है कि भाई इसको जो परंपरागत दार्शनिक परंपरा है उससे इसको त्याग देना चाहिए। यानी राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार पर निष्कर्ष निकालने चाहिए और साथ ही साथ जो परंपरागत जो ट्रेडिशन इसका चला आ रहा है दार्शनिक आधार पर, ये दार्शनिक परंपरा को अब इसको त्याग देना चाहिए। साथ ही साथ ये बोलता है कि राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं वो इस तरीके से राजनीतिक विज्ञान को प्रोत्साहित करें या इस प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक को इस तरीके से इजाद करें कि अन्य सामाजिक विज्ञान के विचारक जो जिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ नहीं पा रहे हैं उन प्रश्नों का उत्तर राजनीतिक विज्ञान के वैज्ञानिक ढूंढ पाए। तो यानी राजनीतिक विज्ञान में जो वैज्ञानिक हैं उनको बहुत बड़े स्तर पे काम करने की बात करता है तुम्हारा कौन, डेविड स्टन। लेकिन डेविड स्टन बड़े स्तर पे किस बेस पे लेकर के उनको काम करने की प्रेरणा देता है, वैज्ञानिक तरीके से अन्वेषण करने की बात करता है कि भाई हम चीजों को वैज्ञानिक तरीके से करें। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा डेविड स्टन का। उसके बाद हम बात करते हैं अल्फ्रेड कोबिन का। तो अल्फ्रेड कोबिन ने 1953 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक एक बहुत प्रचलित उसकी रचना है। उसमें अल्फ्रेड कोबिन ने बोला कि समकालीन समाज की प्रासंगिकता ना तो पूंजीवादी प्रणाली में और ना ही साम्यवादी प्रणालियों में रह गई है। कोबिन ने इसके तहत बोला कि पूंजीवादी प्रणाली में जहां सैनिक तंत्र हावी हो चुका है वहीं साम्यवादी प्रणाली में जो छोटे छोटे गुट तंत्र हैं उनमें छोटे छोटे गुटों का वर्चस्व हो चुका है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अल्फ्रेड कोबिन ये बोलता है कि भाई वर्तमान समकालीन समाज की जो मुख्य विचारधाराएं हैं दो, पूंजीवाद और तुम्हारी साम्यवाद, तो इन दोनों प्रणालियों में भी कोई विशेष प्रकार की कोई उस प्रकार की बात नहीं रह गई है, क्योंकि इन प्रणालियों का विकास जिस आधार पे हुआ था उस आधार के हिसाब से ये प्रणालियां कहीं ना कहीं क्या हो गई हैं, करप्ट हो गई हैं, करप्ट या उस रूट से कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गई हैं। वो कहता है कि भाई जैसे साम्यवाद के तहत सर्वहारा की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, लेकिन साम्यवाद समानता की बात तो कर रहा है, लेकिन साम्यवाद में भी समकालीन समाज में छोटे छोटे गुट तंत्र का वर्चस्व हो गया है। तो साम्यवादी प्रणाली भी छोटे छोटे गुटों में बंट गई है। इसी प्रकार से ये जो बात कर रहा है अल्फ्रेड कोबिन, तो अल्फ्रेड कोबिन की ही बात कहीं ना कहीं रोजा लग्जमबर्ग जो प्रमुख मार्क्सवादी है वो भी बोलती है। वो क्रिटिसिज्म करती है लेनिन का और वो बोलती है क्योंकि लेनिन कहीं ना कहीं क्या करते हैं, राजनीतिक दल को तैयार करके या राजनीतिक दल का गठन करके राजनीतिक दल के गठन से वो सर्वहारा वर्ग की क्रांति के लिए क्या करते हैं, उनको तैयार करने की बात करते हैं। लेकिन रोजा लग्जमबर्ग बोलती है कि भाई अगर हम राजनीतिक दलों का गठन करके हम पूंजीवाद को खत्म करने की कोशिश करेंगे और साम्यवाद को स्थापित करने की बात करेंगे, क्योंकि मार्क्सवादी पूंजीवाद को खत्म करने की बात करते हैं और समाजवाद या साम्यवाद को स्थापित करने की बात करते हैं। तो मार्क्सवादी इस साम्यवाद को कैसे स्थापित करने की बात करते हैं या किस आधार पर स्थापित करने की बात करते हैं, क्रांति के आधार पे। अब क्रांति के आधार पे ही लेनिन क्या बोलता है कि भाई राजनीतिक दल का गठन किया जाएगा और राजनीतिक दल ही क्रांति करेगा। जहां मार्क्स मजदूरों के लिए क्रांति की बात करते हैं, वहीं लेनिन किसके लिए क्रांति की बात करते हैं,
राजनीतिक दलों के लिए। तो रोजा लग्जमबर्ग वो इसी आधार पर लेनिन की क्रिटिसिज्म करती है। वो बोलती है कि लेनिन जिस राजनीतिक दल की बात आज कर रहा है, उस राजनीतिक दल में धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नौकरशाही प्रवृत्ति विद्यमान हो जाएगी। उसमें कुछ लोग होंगे जो अपने आप को ज्यादा सुप्रीम साबित करेंगे, उनमें एलीटपन की भावना पैदा होगी, और कुछ लोग जो कार्यकर्ता होंगे वो क्या होंगे, वो नीचे स्तर पे होंगे, उनकी बात उस तवज्जो के साथ नहीं मानी जाएगी जैसे बड़े अधिकारियों के मानी जाए या बड़े नेताओं के मानी जाए। तो इस तरीके से यहां भी वर्ग विभाजन होगा और धीरे धीरे हम पूंजीवाद को तो खत्म कर लेंगे, लेकिन ये पूंजीवाद का विकल्प के रूप में एक नया वर्ग स्थापित हो जाएगा खुद राजनीतिक दलों में। तो रोजा लग्जमबर्ग कहीं ना कहीं इस तरीके की बात करती है और क्रिटिसिज्म करती है लेनिन का। देखो मैं सिंपल सी बात थोड़ा बता देता हूं, मार्क्सिस्ट का फॉर्मेट बता देता हूं। मार्क्सवाद का फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले समाजवाद है, समाजवाद आया। समाजवाद ने बोला कि भाई उत्पादन के साधन सभी समान रूप से वितरित होने चाहिए, लेकिन समाजवाद की ये एक बहुत बड़ी खामी थी कि वो वितरण के तरीकों के बारे में बात नहीं कर पाए कि कैसे बांटा जाए। उन्होंने एक हाइपोथेटिकल चीज सामने रखी या फिर एक काल्पनिक सोच उन्होंने रखी, और उस काल्पनिक सोच से ही वो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि हमने इस तरीके का विकल्प एक प्रस्तुत कर दिया। जब समाजवाद इस तरीके की बात करते हैं या इस प्रकार का कंक्लूजन निकालते हैं तो समाजवादी उस समय खुश होते हैं। वो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी चीज निकाल दी, कि भाई हमने समाज में समानता के हमने आधार स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प प्रस्तुत कर लिया। वो खुश होते हैं। वो खुश इसलिए होते हैं, वो आगे वाले विचारकों से इस प्रकार की आशा रखते हैं कि भाई जो हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है, इस स्ट्रेटेजी पे काम करने वाले आगे के विचारक अपने आप काम करते हैं। तो समाजवाद यहीं तक सोचता है। लेकिन मार्क्स क्या करता है कि मार्क्सवाद समाजवाद को लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन समाजवाद को लागू करने के संदर्भ में वो सबसे बड़ा अवरोधक पाता है वर्ग संघर्ष को। वो बोलता है कि जब तक वर्ग रहेगा तब तक हम समाजवाद को लागू नहीं कर पाएंगे। तो लागू करने का ध्येय मार्क्स का क्या है, समाजवाद है। मूल उद्देश्य तो समाजवाद को लागू करना है ना, लेकिन वो फोकस किस पे हो रहा है, वर्ग पे हो रहा है। तो वो वर्गों को खत्म करने की बात करता है। हर वर्गों को खत्म करने के संदर्भ में वो पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है। वो बोलता है कि पूंजीवाद को खत्म किया जाए। अब पूंजीवाद को खत्म कैसे किया जाए इसके बारे में उस तरीके से बात नहीं करता है। देखो सिंपल सी बात यह है, समाजवाद उत्पादन के साधन समान रूप से बंटित होने चाहिए, लेकिन कैसे बांटा जाए ये नहीं बताता है। मार्क्स उस चीज को लागू करने के लिए, वर्गों को खत्म करने के लिए एक क्रांति का विकल्प प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब क्रांति के तरीके क्या होंगे ये मार्क्स नहीं बताता है। ये कौन बताते हैं, साम्यवादी बताते हैं। और क्रांति करने वाले कौन होंगे इसके बारे में भी साम्यवादी बताते हैं। राजनीतिक दल होंगे, कृषक होंगे, मजदूर होंगे, जिसमें लेनिन और माओ का हम जिक्र करते हैं। लेकिन अब जो नव मार्क्सिस्ट है वो बोलते हैं कि ये तो हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, समाजवाद साम्यवाद भी आ गया, लेकिन वो बोलते हैं कि क्या गारंटी है कि साम्यवाद हमेशा रहेगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद हमेशा रहेगा। उन्होंने बोला कि लेनिन और माओ ने राजनीतिक दल गठित किए और राजनीतिक दल से क्रांति की और पूंजीवादी सत्ता को उखाड़ फेंका। मैं नव मार्क्सिस्ट की बात कर रहा हूं। वो बोलते हैं कि पूंजीवादी सत्ता को उखाड़ फेंक लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि पूंजीवाद दोबारा नहीं आएगा। तो वो बोलता पूंजीवाद आ सकता है, क्योंकि पूंजीवाद अपनी सभ्यताओं, संस्कृतियों और आदर्शों में क्या है, घुसा हुआ है, धसा हुआ है। तो नव मार्क्सिस्ट क्या करते हैं, एक कदम आगे बढ़ के वो बोलते हैं कि इनको यहां से उखाड़ के फेंक दो, इनकी जो जड़ें हैं उनको जड़ से उखाड़ करके फेंक दो और बाहर फेंक दो। पूंजीवाद साम्यवाद हमेशा के लिए ताउम्र के लिए होगा। ये बेसिक डिफरेंट है समाजवाद, मार्क्सवाद, साम्यवाद और नव मार्क्सिस्ट में, इस तरीके का है। तो यहां पे हम बात कर रहे थे नॉर्मली तुम्हारे मार्क्सिस्ट की, मार्क्सवाद की। तो मार्क्सवादी जो विचारक हैं उनमें हमने लेनिन का जिक्र किया। अब लेनिन बोल रहा है कि भाई क्रांति किसके माध्यम से होगी, राजनीतिक दल के माध्यम से होगी। लेकिन राजनीतिक दल के माध्यम से जो क्रांति होगी, उस क्रांति की प्रासंगिकता पे सवाल उठाती है रोजा लग्जमबर्ग, जो मार्क्सिस्ट है, महिला मार्क्सवादी विचारक है। वो बोलती है कि वो लेनिन का ही क्रिटिसिज्म करती है तो वो मार्क्सिस्ट, लेकिन वो बोलती है कि लेनिन का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समाजवाद को लागू करने का नहीं है, या फिर साम्यवाद को स्थापित करने का नहीं है, या फिर मार्क्सवाद को स्थापित करने का नहीं है। यहाँ पे आप समाजवाद भी बोलोगे ठीक है, मार्क्सवाद भी बोलोगे ठीक है, और साम्यवाद भी बोलोगे ठीक है, क्योंकि मार्क्सवाद और साम्यवाद किसको लागू करने की कोशिश करता है, समाजवाद को, या डिटो आप समाजवाद बोल दो, क्योंकि उद्देश्य तो वही है। तो मैं तीनों चीजों का यूज कर रहा हूं तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो बोलती है कि भाई ये जो लेनिन का तरीका है ये गलत है। क्यों? क्योंकि लेनिन इससे एक नया नौकरशाही तंत्र स्थापित कर रहा है, एक गुट तंत्र स्थापित कर रहा है, और जिससे क्या होगा, फिर नौकरशाही प्रवृत्ति होगी, फिर वही पूंजीवाद का नया विकल्प प्रस्तुत हो जाएगा। तो यहां पे इसी प्रकार की बात अल्फ्रेड कोबिन कह रहा है, इसी प्रकार की बात ये बोलता है कि भाई जो
समकालीन समाज की जो प्रासंगिकता है, वो जो समकालीन समाज की जो महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं, समाजवाद और पूंजीवाद, इन दोनों में ही नहीं रह गई है। तो इसी प्रासंगिकता का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वो बोलता है कि पूंजीवाद जिस तरीके से अपने आदर्शों के साथ पैदा हुआ था, पूंजीवाद भी करप्ट हो गया, वो सैनिक तंत्र में कन्वर्ट हो गया। आज पूंजीवादी जो समाज है उसमें सैनिक तंत्र हावी होने लग गया। और साथ ही साथ वो बोलता है कि साम्यवाद जो समानता की बात कर रहा है, जिसका मूल सिद्धांत समानता का है, वो कहीं ना कहीं क्या है, आज छोटे छोटे गुटों में विभाजित हो गया। तो इसी गुट तंत्र की बात कहीं ना कहीं अल्फ्रेड कोबिन कह रहा है। इस प्रकार से अल्फ्रेड कोबिन कहता है कि अब राजनीतिक विज्ञान की प्रणाली, राजनीतिक विज्ञान के जो विचारक हैं, उनको इस प्रकार की तर्क प्रणाली विकसित करनी चाहिए कि वो अन्य सामाजिक विज्ञान के विकल्प भी प्रस्तुत कर सकें। ये बोलता है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी राजनीतिक विज्ञान के विचारकों की है कि वो इस ऐसी तर्क प्रणाली विकसित करे। अब तर्क प्रणाली की बात आ रही थी, यानी वैज्ञानिकता, क्योंकि वैज्ञानिकता का जो बेसिक आधार है वो तर्क है। तो वो बोलता है कि ऐसी तर्क प्रणाली किसको विकसित करनी चाहिए, राजनीतिक विज्ञान के विचारकों को, कि वो अन्य सामाजिक विज्ञान की समस्याओं के समाधान के रूप में भी वो एक विकल्प स्थापित कर सके, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इनको देते। तो कहीं ना कहीं ये भी विज्ञान की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धति से अन्वेषण की बात कर रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो विचारक हैं वो तार्किक प्रत्यक्षवादी। तो तार्किक प्रत्यक्षवादी जो विचारक हैं, इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति से ही विश्वस्त ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। वैज्ञानिक पद्धति से जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाता वे निरर्थक हैं। इस तरह तार्किक प्रत्यक्षवादियों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन में भी योगदान दिया। कहने का मतलब यह है कि ये बोलते हैं कि भाई तार्किक प्रत्यक्षवादी कह रहे हैं कि वैज्ञानिक पद्धति से जिन प्रश्नों का उत्तर देने में हम सक्षम नहीं हैं, वो प्रश्न ही निरर्थक हैं, उन प्रश्नों की कोई वैल्यू नहीं है। साथ ही साथ ये बोलता है कि भाई प्राचीन काल में या फिर जो ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरी है, अगर उसमें कहीं ना कहीं हमारे सामने ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हम वैज्ञानिक तरीके से देने में असमर्थ हैं, तो वो प्रश्न ही निरर्थक हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है किस पे, ये प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है प्रचलित जो परंपरागत जो दार्शनिक विचार हमारे पास हैं, जो परंपरागत दार्शनिक सिद्धांत हमारे पास हैं, उन सिद्धांतों भी प्रश्न चिन्ह पैदा कर रहा है। कौन? तार्किक प्रत्यक्षवादी जो विचारक हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर उन प्रश्नों के उत्तर वैज्ञानिक ढंग से नहीं दिए जा रहे हैं तो प्रश्न ही निरर्थक है, यानी हमें उन्हें त्याग देना चाहिए। ओवरऑल ये इसी चीज की बात कर रहे हैं कि अगर जो परंपरागत जो दार्शनिक पद्धति है राजनीतिक सिद्धांत की, अगर उन पद्धतियों में हमें वैज्ञानिक पुट नहीं देखने को मिल रहा है या उनकी जांच हम वैज्ञानिक आधार पर करने में असक्षम हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उनको त्याग देना चाहिए और नए सिरे से हमें स्टार्ट करनी चाहिए, इस प्रकार की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास का मतलब क्या है? राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास का मतलब यह है कि यहां पे ह्रास से हम कैसे लेंगे कि प्रचलित जो अभी राजनीतिक सिद्धांत चल रहा था उसमें डाउट पैदा हो गया, संदेह पैदा कर दिया इन विचारकों ने, तो उस संदेह को हम ह्रास का नाम दे रहे हैं। यानी इस प्रकार की जब ये वैज्ञानिक पुटता की बात करते हैं तो वैज्ञानिक पुट लाने के संदर्भ में कुछ जो मूल्य वाले विचारक हैं वो फिर क्या करते हैं, इनका क्रिटिसिज्म करते हैं। इस तरीके से कहीं ना कहीं फिर राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का जो विवाद है उसको फिर एक हवा और मिलती है अलग एंगल से। तो क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डाटे जर्मेनो का। तो डाटे जर्मेनो ने 1967 में पॉलिटिकल थ्योरी, एक बहुत उनकी विख्यात कृति है, 1967 में प्रकाशित पॉलिटिकल थ्योरी में उन्होंने कहा कि 19वीं और 20वीं सदी में या 19वीं और 20वीं सदी के दौरान राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के दो मुख्य कारण थे। ये बोलते हैं इसमें पॉलिटिकल थ्योरी में कि 19वीं और 20वीं सदी में राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य ह्रास के दो कारण ये मानते हैं। पहला कारण प्रत्यक्षवाद का उदय, जिसने विज्ञान के उन्माद में मूल्यों को परे रख दिया। दूसरा ये बोलते हैं कि राजनीतिक विचारधारा का प्राधान्य, जिसका पूर्ण विकसित रूप मार्क्सवाद के रूप में देखने को मिला। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि डाटे जर्मेनो कहते हैं कि भाई 19वीं और 20वीं सदी में जो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का जो मुख्य कारण है वो दो कारण है। पहला कारण है कि प्रत्यक्षवाद का उदय। अब प्रत्यक्षवाद का उदय का मतलब क्या है? प्रत्यक्षवाद का उदय का मतलब यह है कि प्रत्यक्षवादी जो चीज प्रयोगात्मक विधि से नहीं सॉल्व की जा रही है उसको अनदेखा करते हैं। तो प्रत्यक्षवाद कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार पे चीजों के का सत्यापन करने की कोशिश करता है और वैज्ञानिक आधार पे जिन चीजों का निष्कर्ष नहीं निकलता है उसको वो असत्य मानते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब यह है कि वो अनुभव करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये बोल रहे हैं कि भाई प्रत्यक्षवादियों के उदय के कारण क्या हो गया, कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवाद ने मूल्यों को परे रख दिया। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं कि राजनीतिक विचारधारा का प्राधान्य। ये बोलते हैं कि भाई
19वीं और 20वीं सदी में एक दूसरा जो कारण है मुख्य राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का, वही पहले तो ये चीज है कि मूल्यों को परे रख दिया। किसने रखा? प्रत्यक्षवादियों ने रखा। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई 19वीं और 20वीं सदी में राजनीतिक विचारधारा अपने सर्वोच्च चरम पे पहुंचने लगी, जिसका परिणाम हमें मार्क्सवाद के रूप में देखने को मिला। अब ये इस सेंस में राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास कैसे मान रहे हैं? इनका मानना है कि राजनीतिक सिद्धांत का मतलब यह है कि बहुत सारे विचार अगर हैं, विचारधाराएं हैं, तो अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग विचारधारा को फॉलो करें, अलग अलग लाइफस्टाइल से जी सकते हैं। लेकिन अगर एक ही विचारधारा होगी तो वो कहीं ना कहीं और चीजों को तो खत्म कर रही है ना, या अन्य प्रकार की जो सृजनशीलता है उसको तो खत्म कर रही है ना। कौन? एक प्रकार की विचारधारा। तो ये बोलता है कि 19वीं और 20वीं सदी में एक बहुत बड़ा कारण ये रहा कि भाई इसने एक ही प्रकार की विचारधारा को की क्या हुई, बहुत ज्यादा प्रधानता हुई, जिसको मार्क्सवाद के रूप में इसने बोला कि मार्क्सवाद जैसी विचारधाराएं 19वीं और 20वीं शताब्दी में आई, जिसने क्या कर दिया, सभी विचारधाराओं को खत्म कर दिया और एक ही दिशा में लोगों को मोड़ना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से भी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास को ये मानता है डाटे जर्मेनो। ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हर्बर्ट मार्क्यूजे का। तो हर्बर्ट मार्क्यूजे अपनी एक प्रचलित कृति वन डायमेंशन मैन में बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान की भाषा मूल्य को प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढालने पर यह अन्वेषण की जगह नियंत्रण का साधन बनते जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये इसका मतलब यही है, हर्बर्ट मार्क्यूजे वही कह रहा है, ये सामाजिक विज्ञान की जो भाषा थी, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, प्राकृतिक विज्ञान की भाषा के अनुरूप ढालने से यह अन्वेषण की जगह क्या होने लग गया, नियंत्रण में कन्वर्ट होने लग गया। सिंपल सी बात है कि भाई जो वैज्ञानिक आधार पे जो चीजों को हम टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, हम अन्वेषण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अन्वेषण तो दार्शनिक में होता है, मूल्यों के साथ प्रयोग करने में होता है। हम यहाँ अन्वेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस पद्धति से नियंत्रण की प्रणाली विकसित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से इसका क्रिटिसिज्म कर रहा है, कहीं ना कहीं मूल्यों को स्थान दे रहा है। ये बोल रहा है कि हम मूल्यों के परे चीजों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भाषा हमने अपनाई है, सामाजिक विज्ञान के अन्वेषण की जो भाषा हमने अपनाई है, प्राकृतिक विज्ञान में हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या प्राकृतिक विज्ञान में उसको सम्मिलित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राकृतिक विज्ञान में डालने से कहीं ना कहीं उसकी जो क्या हो गई है, प्रवृत्ति हो गई है, वो अन्वेषण की जगह नियंत्रणकारी हो गई है। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत अपने मूल अस्तित्व से हाथ धो बैठ रहा है, यानी मूल अस्तित्व से भटक रहा है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत कहीं ना कहीं अन्वेषण की बात करता है। और जो जिस तरीके से हम इसमें नए प्रयोग कर रहे हैं, या वैज्ञानिक तरीके से जिस तरीके से हम मूल्यों को परे रख करके वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसको निष्कर्ष देने की बात कर रहे हैं, उस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसकी तर्क प्रणाली को क्या कर रहे हैं, अन्वेषण की जगह नियंत्रण में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी ये बोलता है कि भाई ये एक समस्या है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत में इस दौरान पैदा हो रही है। तो इस प्रकार की समस्या को भी राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास के रूप में देखा गया है। कहीं ना कहीं मूल्यों की प्रधानता की ये भी बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सीमोर मार्टिन लिप्सेर का। तो सीमोर मार्टिन जो लिप्सेर हैं, उन्होंने अपनी एक कृति लिखी है 1959 में, जिसका नाम है पॉलिटिकल मैन। तो पॉलिटिकल मैन में ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य जो थे वो हमने पा लिए हैं। यानी सीमोर मार्टिन लिप्सेर 1959 में अपनी जो कृति है उसमें बोल रहे हैं कि भाई समकालीन समाज के लिए जो आदर्शवादी मूल्य थे, ये समकालीन समाज के लिए जो उपयुक्त मूल्य थे, जिनका हमने निर्धारण बहुत पहले किया था, वो मूल्य हम अब पा चुके हैं, जिसका व्यवहारिक रूप लोकतंत्र के रूप में आज हमारे सामने है। ये बोलते हैं कि इसलिए अब इस पर बहस करना आगे बेकार है। कहने का मतलब ये है कि भाई सीमोर मार्टिन लिप्सेर कह रहा है कि भाई हमने बहुत पहले एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए कुछ मूल्य निर्धारित करे थे, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि हमने समकालीन समाज के लिए जो एक स्ट्रक्चर बनाया था उपयुक्त मूल्यों का, वो स्ट्रक्चर हम पा चुके हैं। तो इसलिए अब राजनीतिक सिद्धांत पे आगे बहस करना ही बेकार है, क्योंकि हमने जो सिद्धांत बनाए थे या हमने जो गोल बनाए थे वो गोल हम पा चुके हैं। अब इस पे बहस की नहीं जा सकती आगे, इसलिए अब आगे बहस करना बेकार है। तो इस तरीके से ये भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत की ह्रास में कहीं ना कहीं योगदान देते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं अब आगे हम कुछ काम कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, अगर आगे कुछ काम करना ही नहीं चाहेंगे तो आगे विकास कैसे होगा, नए सिद्धांत कैसे पैदा होंगे। तो इस तरीके से ये भी एक अलग प्रकार की प्रक्रिया हमें देखने को मिली, किसके संदर्भ में, सीमोर मार्टिन लिप्सेर के द्वारा। ये बोलते हैं कि भाई हमने जो मूल्य थे, समकालीन समाज के जो उपयुक्त मूल्य थे वो हमने पा लिए, अब बहस बेकार है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए, यानी राजनीतिक सिद्धांत पर हमें प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि भाई हो गया, हमने सब कुछ कर लिया। तो इस तरीके से इनके इन कथनों से भी राजनीतिक सिद्धांत की पतन में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं लियो स्ट्रॉस का। उन्होंने 1962 में कहा कि राजनीति का नया विज्ञान ही उसके ह्रास का यथार्थ लक्षण है,
क्योंकि राजनीतिक का अनुभव मूलक विज्ञान सभी मूल्यों को समान मानता है, जो अनजाने में स्वच्छ जल को गंदे नाले में बहाने की बात करता है। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बोला कि उन्होंने इन्हीं का क्रिटिसिज्म किया और इन्होंने बोला कि भाई राजनीतिक सिद्धांत ने जो एक नया तरीका अपनाया है, राजनीतिक विज्ञान में एक जो नया तरीका आया है, उस तरीके से ही राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये मूल्यों और अन्य सभी तर्क प्रणालियों को एक साथ करने की चेष्टा कर रहे हैं। कौन? ये लीवी स्ट्रॉस कहता है कि भाई ये जो कहीं ना कहीं राजनीतिक विज्ञान की तर्क प्रणाली में अनुभव मूलक पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस अनुभव मूलक पद्धति का इस्तेमाल करने से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो मूल्यों को भी सम्मिलित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अनजाने में गंदे और स्वच्छ जल को एक साथ बहाने वाली बात है, क्योंकि मूल्य एक बहुत सर्वोच्च चीज है। मूल्यों की पहचान अलग की जानी चाहिए, उनके निष्कर्ष अलग तरीके से दिए जाने चाहिए, अनुभव मूलक तरीके से निष्कर्ष अलग तरीके से दिए जाने चाहिए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अनुभव मूलक आधार पर निष्कर्ष निकालने की बात कर रहे हैं या अन्वेषण की बात कर रहे हैं, जिस कारण मूल्यों को भी ये बहा दे रहे हैं। ये इस प्रकार से बहा रहे हैं जैसे स्वच्छ जल को गंदे नाले में बहाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनके इस विचार से भी कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास में हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। अब मोटे मोटे तौर पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है। एक ईस्टर्न बोलते हैं कि भाई हमें परंपरागत जो शैलियां हैं, दार्शनिक शैलियां, इनका परित्याग करना चाहिए और वैज्ञानिक आधार पर अन्वेषण करना चाहिए। वहीं अल्फ्रेड कोबिन कहते हैं कि भाई समकालीन समाज की जो प्रासंगिकता है, जिसमें पूंजीवाद और साम्यवाद का हमने जिक्र किया, उन्होंने बोला ये खत्म हो चुके हैं, क्योंकि पूंजीवाद और साम्यवाद अपने आप में आज इनका स्वरूप बिगड़ चुका है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं अब राजनीतिक सिद्धांत को क्या करना चाहिए, एक अन्य तर्क प्रणाली विकसित करनी चाहिए। कहीं ना कहीं एक नई तर्क प्रणाली विकसित करने की बात करते हैं कि भाई अब नई तर्क प्रणाली किस तरीके से, ये वैज्ञानिक आधार की बात करते हैं। ये भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्षवादी भी वैज्ञानिक आधार पर चीजों की बात करते हैं कि भाई जिन चीजों का प्रश्न वैज्ञानिक आधार पर नहीं मिल रहा है वो क्या है, गलत है। तो कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक आधार की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक अन्वेषण में मूल्यों को बनाए रखने की बात कर रहे हैं। तो जिसमें हमने जिक्र किया डाटे जर्मेनो का, हर्बर्ट मार्क्यूजे का, सिमोन मार्टिन लिप्सेर का, लीवी स्ट्रॉस का। अब हम बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का मतलब क्या है। राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास का मतलब ये है कि राजनीतिक सिद्धांत के पतन का दावा करने वाले विचारक राजनीति के अध्ययन को वैज्ञानिक रूप देने के लिए राजनीतिक अन्वेषण की दार्शनिक परंपरा से नाता तोड़ना चाहते थे, लेकिन वही जो मूल्यों की वकालत करने वाले हैं वो मूल्यों की वकालत करते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के ह्रास को हम 1950 के दशक में मुख्यतः किस तरीके से देखते हैं। कुछ विचारक ऐसे हैं जो इनको वैज्ञानिक आधार पे राजनीतिक सिद्धांत के अन्वेषण पद्धतियों को लागू करना चाहते हैं, कुछ विचारक ऐसे हैं कि जो मूल्यों को बनाए रखने की बात करते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों विचारकों के हिसाब से या दोनों प्रकार की जो विचारधाराएं सामने आती हैं, उन विचारधाराओं के आधार पे कहीं ना कहीं हमें ये द्वंद्व देखने को मिलता है और राजनीतिक सिद्धांत का जो विकास है उसमें कहीं ना कहीं ह्रास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से राजनीतिक सिद्धांत का ह्रास का वो है।